सोशल मीडिया पर हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखा जहां पर एक पिता अपनी बेटी को उसके ससुराल से बैंड बाजे के साथ घर वापस लेकर के आया। वो वीडियो तो हमने देखा और पिता को बेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं दी, बोला कि आप तो मिसाल हो गए हो, तरह तरह की बातें की। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि एक्चुअली में उस लड़की के साथ, उसके पिता के साथ, उसके परिवार के साथ हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। और आज हमारे साथ वही लड़की साक्षी गुप्ता एज अ गेस्ट मौजूद है और आज हम उससे बात करेंगे और जानेंगे कि उसकी शादी जो है वो कैसे हुई, कैसे उसको इतना बड़ा, इतना टफ डिसीजन उसके पापा को और उसे लेना पड़ा। हेलो साक्षी, वेलकम टू अनकट। हाँ, नमस्कार। साक्षी, सबसे पहले तो किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो चीजें बहुत बदल जाती है उसके लिए। पिछले 1 डेढ़ साल में लाइफ किस तरीके से आपके लिए बदल गई? बहुत सारे चेंजेस आए, उतार चढ़ाव लगा रहता था। कब रियलाइज हुआ कि जिस घर में आपकी शादी हुई है वो घर आपके लिए सही नहीं है? शादी के 20 डेज बाद 20 डेज बाद। और आपका पहला जो रिएक्शन था वो क्या था? फैमिली को मतलब बताऊं नहीं बताऊं क्या, मतलब रूम में बंद रहूं, लोगों से बात नहीं हो पाता था, तो फैमिली से बात नहीं करने दिया जाता था, तो समझ नहीं आता था कि शेयर करें नहीं करें। शादी हो गया है, कैसे अब आगे होगा। देखिए, जब शादी होती है किसी लड़की की तो और वो जब ससुराल जाती है तो जो फैमिली होती है, जो मायके का परिवार होता है, वो हमेशा लड़की को ये चीज सिखाता है कि थोड़ा सा मैनेज करके चलना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना, थोड़ा चुप रह करके चलना। अगर बात से बात का हल हो जाए तो वैसे मतलब एक थोड़ा सप्रेसिव अप्रोच रखने के लिए जो मायके वाले हैं वो यूजुअली अपनी बेटी को सिखाते हैं। तो क्या आपको भी शुरुआत में आपके घर वालों की तरफ ऐसा ही रुख अपनाने के लिए कहा गया था? हाँ, स्टार्टिंग में जैसे फैमिली मेंबर से शेयर करते थे, तो हाँ होता है, शादी के बाद थोड़ा चेंजेस होता है, सब एक जैसे नहीं होते, थोड़ा एडजस्ट करो सब बोलते थे, और मैंने काफी एडजस्ट भी किया। और फिर चीजें ऊपर नीचे होने लगा, तो फिर एक टाइम आया कि घर पे शेयर करना बंद कर दिया था, और पापा को फिर कैंसर हो गया था, तो ये चीज का ज्यादा प्रेशर आ गया था कि पापा को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, कहीं उनका तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाए, क्योंकि वहां से चीजें की मतलब आपको वहां रहना नहीं दिया जा रहा, आपको बार बार मायके जाना है, तो वही चीज ज्यादा मन में था कि पापा को पता चलेगा तो क्या हो। और फिर आपको डर कब लगता था। रियलाइज हुआ कि मतलब अब बस हो गया, पानी जो है वो सर के ऊपर जा चुका है, आई कैन नॉट हैव इट एनी मोर? कब ये चीज रियलाइज हुई आपको? रियलाइज मेरे को शादी के 6 मंथ के बाद हो गया था, बट मैं फिर भी उस रिश्ते को निभाने का पूरा कोशिश कर रही थी। मतलब मैं चाहती थी बस ये रिश्ता नहीं टूटे, कैसे भी हो मैं मैनेज कर लूंगी, रह लूंगी, बस ये रिश्ता नहीं टूटे। बस इसी चीजों से मैं चल रही थी। फिर एक दिन आया कि घर पे छठ का पूजा था, तो वो मुझे छोड़ के मायके चले गए, और फोन आया कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। फिर हम लोग घर वाले सब लोग गए वहां, बातचीत करने की कोशिश की, किसी ने गेट नहीं खोला, कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। सब बस यही बोलते थे लव मैरिज है, भागकर शादी किया है। तो क्या ये लव बल्कि मेरी मैरिज है? शादी करी ये लव नहीं, मैरिज? बल्कि मेरी शादी लव मैरिज है, एक अरेंज मैरिज है, जो एक पूरे फैमिली, दोनों के फैमिली के मर्जी से। और इनफैक्ट मेरे फैमिली के मेरे फादर, मेरे भाई के सब, मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने ही ये रिश्ता लाया, मुझे दिखाया, और सब कुछ हुआ। साक्षी, आप उन लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो गई हैं जो मतलब किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रही हैं या फिर रह रही हैं, या फिर अगर आगे भगवान ना करे लेकिन अगर उन्हें ऐसा कुछ देखना पड़ जाए। लेकिन महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, आप क्या मतलब बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम कब आता है किसी भी औरत के लिए जब उसको अपने साथ हो रही नाइंसाफी को रोक देना चाहिए? मतलब एक एग्जैजरेशन, जो सॉरी, एक जो लिमिट आता है ना कि अब बस इसके आगे हम नहीं सह सकते। हाँ, अगर आपको मतलब अगर आप लोग का रिलेशन सही चल रहा है, और फैमिली अगर कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपके हस्बैंड सपोर्ट करे तो ठीक है। और अगर आपके फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ससुराल वाले या हस्बैंड भी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, और वो कहीं और है अदर पर्सन के साथ, तो आपको उस टाइम स्टेप
लेना चाहिए, अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए उस बारे में, ये नहीं कि मेरे हस्बैंड के बारे में कौन क्या सोचेगा। और सेकंड चीज की मतलब आप ये सोचिए कि जो माता पिता आपको शादी करके इतना बड़ा करके आपको भेजते हैं, उसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है। जब मेरा केस चल रहा था तो एक पटना का केस था जो लड़की को मार दिया गया था, और एक पटना का ही सेम केस था जिनके हस्बैंड जज थे, जो सुसाइड कर ली थी। तो मतलब ये केसेस देखने के बाद मेरे मन में भी वो ख्याल आता था कि मैं मर जाऊं। लेकिन उस टाइम मैंने मतलब मेरे पापा ने एक स्टेप लिया कि नहीं, तुम्हें वापस आना है, और तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तो तुम एक अच्छा लाइफ जी सकती हो, कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारा कोई गलती नहीं था, तुम वापस आ जाओ, और हम लोग वैसे ही जैसे तुम पहले थी वैसे ही तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा लाइफ। बट एक मन में लड़की को डर होता है, जैसे मेरे टाइम में भी था, कि डाइवोर्सी होना बहुत बड़ा चीज होता है लोग के लिए। मतलब एक फैमिली के लिए आप बोझ नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं। उन लड़कियों से मैं कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये सोचिए कि अगर आपके माँ बाप अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो हम्म। आप उन्हें कन्विंस करें। अगर कन्विंस नहीं हो पाते हैं तो आप, अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के बारे में सोचिए और अपना लीगल एक्शन लेके वहां से हट जाइए। और माँ बाप से ये कहूंगी कि आप अपनी बेटी का सपोर्ट करें, क्योंकि जब बेटी को आपने विदा किया था डोली में, तो बोलते कन्या महादान होता है। तो क्या उस महादान का आपको फल मिलेगा? अगर वो लड़की मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, या उसे मार दिया जाता है, तो एक फोटो के फ्रेम पे आप हार चढ़ा दीजिएगा, तो क्या उस महादान का आपको फल मिलेगा? कभी भी, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप अपनी बेटी को अपने घर वापस लाए, और मान सम्मान इज्जत के साथ अपने घर पे वैसे ही लाड प्यार से, जो उन्होंने आपने बचपन से उसे पाला है, वैसे ही रिस्पेक्ट से उसे अपने घर लाए, ताकि वो लड़कियां जो सुसाइड कर लेती है डिप्रेशन में आकर के, फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी जो भी उनके साथ प्रताड़ना होती है ससुराल में डिप्रेशन में जाने के बाद, वो सब चीजें उसके साथ कम हो जाएगी जब आपका सपोर्ट मिल जाएगा तो। साक्षी, ये सारी बातें तो मतलब हम जानते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा समाज है वो इस पर अमल करे, लेकिन हमारा समाज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू हैंडल है। लेकिन मतलब सवाल बहुत ज्यादा कठोर है मेरा, लेकिन सवाल बहुत जरूरी है जानना हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। आप जब वापस घर आ गई तो समाज का क्या अप्रोच था, क्या रिएक्शन था? क्योंकि अब आप डिवोर्स भी लेने जा रही हैं, अब आप मतलब फुल प्रॉपरली अलग हो चुकी हैं उस लड़के से। तो क्या नजरिया रह रहा है समाज का आपके प्रति? क्या बोल रहे हैं वो? क्या वो आपको जज कर रहे हैं, या फिर वो आपको सिंपैथी दे रहे हैं, एम्पैथी दे रहे हैं? क्या है उनका अप्रोच? जब स्टार्टिंग में जब मुझे यहाँ पे छोड़ा गया था तो मतलब लोग नेगेटिव बोलते थे, ऐसा नहीं है कि, जब लोग नहीं जानते थे सच्चाई तब वो लोग बोलते थे कि पापा ने तो इसके बहुत धूमधाम से शादी किया था, यही एडजस्ट नहीं कर पाई वो, क्योंकि बहुत लाड प्यार से पली है। पर जो लोग मेरे को जानते हैं, या जो मेरे फैमिली के क्लोज थे, या जो लोग मुझसे बातें करते थे, वो लोग को बहुत अच्छे से पता था, खासकर मेरे मोहल्ले और मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, वो लोग को पता था मैं वहां पे क्या झेल रही हूँ। और स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, और जब मैं यहाँ वापस अभी लौटी हूँ, जब सब कुछ जान चुके हैं लोग, तो होता क्या है कि हम लोग बात नहीं करते, हम लोग हम्म। छुपा के रखते हैं, बिल्कुल। चाहे वो समाज हो चाहे वो फैमिली हो। बस हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ तलाक हो गया। अब उनकी चीजों को बाहर रखे कि आपके साथ वहां पे क्या हो रहा था, आपने क्या वहां फेस किया है, क्या आपने वहां पे क्या झेला है, तो आपको समाज भी समझेगा। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा कि हमको लगता है कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इनफैक्ट मेरे खुद के जो समाज थे, बनिया समाज, लास्ट में जब उनको पता चला था तो वो मेरे साथ खड़े हुए थे, और वो लोग मेरा सपोर्ट भी किए और मेरा साथ भी दिए। और आज मुझे वो समाज वाले लोग कॉल भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चीजों को सबके सामने ओपन रखिएगा तो आपको सभी लोग रिस्पेक्ट देंगे, जो मुझे आज रिस्पेक्ट अपने घर वालों से, बाहर वालों से और समाज से, सबसे मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिल रहा है।
बिल्कुल। साक्षी, क्योंकि हमारे ऑडियंस को पता नहीं होगा, लेकिन आपकी शादी में मैं भी थी, और मैं भी मतलब बहुत क्लोजली मैंने आपके केस को देखा है। बहुत सारा टाइम ऐसा भी रहा है जब आपने बहुत सारी चीजें मुझसे भी शेयर की हैं, और मैंने भी आपको कोशिश किया है कि आप को गाइड कर सकूं। लेकिन एक सवाल मेरा है छोटा सा, जो कि थोड़ा मतलब फनी भी है, लेकिन मुझे जानना है कि ये जो आइडिया था, जिस तरीके से बेटी को वापस ससुराल विदा करते, वैसे ही उसी तरीके से वापस घर ले आओ, ये आइडिया किसका था? आपको याद होगा कि आप छठ में घर आए थे, तो उस टाइम भी लास्ट हमारा मीट हुआ था, और उसके नेक्स्ट डे मुझे छोड़ दिया गया था। तो बिल्कुल। हमारे घर में जब कुछ अच्छा होता है तो ढोल वोल के साथ होता है, मतलब लाइक वो छठ पूजा हो या मतलब घर का कुछ पूजा पाठ हो, तो हम्म। वो हमारे ढोल के साथ होता है। तब हम लोग देवी माँ या दुर्गा या जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हम लोग ढोल के साथ करते हैं। तो मेरे पापा और मेरी दादी और मम्मी हम्म। मतलब बोली कि शादी हम लोग इतना धूमधाम से किए थे, इकलौती बेटी थी। जो मैंने बातें सुनी है घर पे, लोग बताते हैं कि ये जस्ट एक दिन पहले रात को ये डिसाइड हुआ कि जिस दिन मैं आने वाली हूँ उस दिन नवरात्रा है, और देवी माँ का पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो क्यों ना बेटी को वैसे लाए जैसे विदा किया था, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी चली गई थी। आज मेरी बेटी मेरी खुशियों के साथ जैसे मैंने उसे विदा किया था, उसी खुशी के साथ मैं उसे लेकर के आऊं। और कुछ पिक्चर्स और फोटोज भी मेरे पास आया था, जिसमें मेरे पापा मतलब स्माइल कर रहे थे, और मेरी मुझे वो विदाई का दिन याद आ गया था कि जब मुझे विदा किए थे तो मेरे पापा सबसे ज्यादा रोए थे। और वो फोटो देख के मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ कि मेरे पापा मुझे जब वेलकम कर रहे थे, उस घर से निकाल रहे थे, तो वो उनके फेस पे मतलब उससे अच्छा मतलब वो फीलिंग ज्यादा था ना खुश थे कि हम। वो मतलब जो वो ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो जो फेस चल रहा था हमारे लाइफ में पिछले 1.5-2 साल से, मतलब बहुत गंदा फेस चल रहा था। मुझे लगता है कि हम लोग जीना भूल गए थे और हंसना छोड़ दिए थे। मेरे फादर को लोग मतलब मेरे फैमिली बोलते थे कि इसको कैंसर से ज्यादा तो अपनी बेटी का टेंशन है, और जब वो मैं लौटी हूँ तो वो बहुत खुश है। मतलब वो बोलते हैं मेरा सब कुछ वापस आ गया, मेरी बेटी जिंदा वापस आ गई, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और एक छोटा सा चीज मैं शेयर करूंगी कि बिल्कुल। पिछले इतने टाइम से मेरे फादर ने, मेरे फैमिली ने कोई भी हैप्पी मेमोरीज नहीं जिया। चाहे वो बर्थडे हो, चाहे घर का कोई कोई भी फंक्शन हो, वो कुछ भी नहीं जीते थे। लेकिन जिस दिन मैं लौटी हूँ, जैसे घर में फेस्टिवल्स मन रहे हैं, वैसे सब कुछ हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे फैमिली मुझे ऐसे एक्सेप्ट किए हैं, और मुझे बिल्कुल वो पास्ट अब याद ही नहीं करना है। जो कुछ भी हुआ बस, हाँ, लीगली एक्शन लेके सब कुछ खत्म हो जाए, और वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। साक्षी, अब आगे का क्या प्लान है? अब तो आप एक इंस्पिरेशन ऑलरेडी बन चुके हो। आपके जो फादर हैं वो पूरे इंडिया के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं, कि जिस ताम झाम के साथ एक लौती बेटी को विदा किया पिता ने, और उसी ताम झाम के साथ वापस, जब ससुराल वाले अच्छे नहीं निकले तो उसी ताम झाम के साथ वापस अपने मायके भी ले आए। अब आगे का क्या प्लान है? क्या आपका प्लान कुछ ऐसा है कि जो ऐसी ही महिलाएं हैं जो थोड़ा दब गई हैं अपने घरों में, जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं, या फिर एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो क्या आप उनको आगे हेल्प करना चाहोगे? हाँ जी, मैं मेरे को अभी भी फेसबुक पे, जब मैं वहां थी तो मेरे को फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मतलब आते थे, जब मैं अपने लाइव वीडियोस डालती थी तो मैं उन्हें आइडियाज देती थी। और अगर मेरे पास कोई ऐसी महिला आएगी या कोई लड़की आएगी तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगी, बिकॉज होता क्या है कि मुझे भी कुछ भी नहीं नॉलेज था, कुछ भी आइडियाज नहीं थे, और जब मुझे वो नॉलेज, वो आइडियाज गेन हो चुके हैं, तो मैं उसे दूंगी दूसरों को, ताकि उनके लिए वो मदद हो सके। और अब क्या सोचा है आपने कि आप शादी करोगे आगे जाकर? अभी इन सब चीजों में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैं अपने करियर पे और अपने आप पे फोकस करूंगी, और सबसे पहले जो वो 2 साल मैंने अपने फैमिली के साथ वो बुरा टाइम देखा है, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती हूँ। इसीलिए जब मैं वहां से निकली, विद इन नेक्स्ट डेज हम लोग बाहर चले गए, और हम खाटू श्याम महाराज से मन्नत मांगे थे और उनसे मिलने के लिए चले गए थे। और वहां से फिर वृंदावन गए, और आगे का भी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना है थोड़ा टाइम, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हो गया कि हम लोग हंसना भूल गए थे। नाउ यू साउंड लाइक अ वुमन विद अ प्लान। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए जानना, और इवन लड़कों के लिए। लड़कों में कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो किसी भी लड़की को इग्नोर नहीं करना चाहिए? मैं समझी नहीं। मतलब किसी लड़के में
ऐसी कौन सी चीजें हैं, उसकी बुरी आदतें हैं जिसको कभी भी कोई लड़की को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप उससे बात कर रही हैं हम्म। और अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप अगर उनसे बैठ के बात करना चाह रही हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, और दूसरी चीज वो अपने फोन पे घुसे हुए हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं, मतलब आप बोलते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप उससे बोल रही हैं, बट वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सेकंड की, अगर वो घर आ रहे हैं और वो दूसरे रूम में है, आपके साथ बैठ के बात ही नहीं करना चाहते हैं, और ये सडनली चेंजेस आ गया है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए ये है कि साइन नहीं, मतलब ये बोलूंगी कि लड़कों को मैं बोलूंगी कि अगर वो कहीं और भी हैं, तो जिससे आपने शादी किया है, 7 फेरे लिए, 7 वचन लिया है, आप उसे वक्त दीजिए, और जो भी पहले था, जो भी कुछ था, आप उसको समझिए, क्योंकि वो एक लड़की है, सब कुछ छोड़ के आपके लिए आई है, अपना पूरा बिल्कुल। दुनिया आपके साथ बसाने के लिए। लेकिन आप उसे वो ट्रीटमेंट ना दे के आप उसके पूरे दुनिया को बर्बाद ना करें, उसे समझे और उसे रिस्पेक्ट दें। आई जस्ट होप कि कोई भी अगर ऐसा इंसान जिसको मदद की जरूरत है वो हमारा ये वीडियो देखे, तो वो वापस अपने अंदर इतनी करेज इकट्ठा कर सके और आगे कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले कुछ अच्छा, कोई अच्छा स्टेप ले ले और कुछ भी बुरा ना हो उसके साथ। साक्षी, यू हैव रियली बीन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द वुमेन इन द एंटायर कंट्री। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आपकी बातों से किसी एक इंसान का भी भला होता है तो इट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस। थैंक यू सो मच, साक्षी।